उसको रोका, बल्कि उसको रिवर्स किया। और इसी सिलसिले में हमारे किसान विंग के जो हेड है, प्रेसिडेंट है रियाजुल हक जज साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, ये आपको बताएंगे कि क्यों जो इनके अपने लोग हैं, अपने मेंबरान आज जो इनको छोड़ रहे हैं अदम एतमाद में, उनका जिनका ताल्लुक ज़राअत के साथ है, उस कम्युनिटी के साथ है, किसानों के साथ है, आज वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, इसलिए इनको छोड़ रहे हैं। ये कोई बैरून मुल्क साजिश नहीं है। तो रियाजुल हक जज साहब से मैं ये दरख्वास्त करूंगी कि वो मुख्तसरन पाकिस्तान की आवाम को ज़राअत के उस बेड़ा गर्क जो इमरान खान साहब ने किया है उसके बारे में पाकिस्तान की आवाम को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की 70% आवाम जो देहातों में रहती है, ज़राअत के साथ मुंसलिक है, हमारी जो पोलिटिकल क्रॉप है गंदम के हवाले से चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान करना चाहता हूँ। हमारा टोटल जो हमें ज़रूरत है वो 30 मिलियन टन की ज़रूरत है, हमारी कंजम्पशन जो है, और इस साल का गवर्नमेंट का टारगेट ही 30 मिलियन टन का था। सिर्फ इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में $380 की पर मेट्रिक टन की इस वक्त कीमत है, और कीमत टाइम पे ना बढ़ाने से, फैसले लेट करने से, गंदम की कीमत स्पोर्ट प्राइस ना बढ़ाने की वजह से गंदम की काश्त हमारी कम हुई है। 2020-21 में 9.2 मिलियन हेक्टर थी हमारी काश्त, और इस साल 8.9 मिलियन हेक्टर है, मतलब 3% कमी है। ये पैदावार में 3% कमी नहीं होगी, पैदावार में 15% कमी होगी। उसकी वजह क्या है? जब आपको याद होगा गंदम की बिजाई का टाइम था, उस वक्त DAP नायाब थी, और जब उसका वेजिटेटिव पार्ट को यूरिया की ज़रूरत थी, उस वक्त यूरिया की कमी थी। इस वजह से ये ख्याल किया जा रहा है कि इस साल 3 से 5 मिलियन टन की हमारी पैदावार मुतासर होगी, और हमारी टोटल पैदावार 26.2 मिलियन टन के करीब रहेगी, जो कि तो हमारी टोटल कंजम्पशन से 3 से 3.5 मिलियन टन कम होगी, और मिलियंस ऑफ डॉलर हमें इस पर खर्च करना पड़ेंगे इंपोर्ट करने के लिए। ये तो हमारी गंदम का सूरत हाल है। कॉटन की सूरत हाल भी आप इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बेल 1 करोड़ 45 लाख बेल 2015-16 में थी। आपको याद होगा जब ये वो वक्त था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक तारीखी पैकेज दिया था 380 अरब रुपए का। अब इस दौर में पिछले 2-3 सालों में ये इतनी तेजी से इसकी पैदावार कम हुई है। 5.5 मिलियन बेल्स जो है हमारी पिछले साल की प्रोडक्शन है, और इस साल की जो प्रोडक्शन है वो 7.5। ये 80s में हमारी प्रोडक्शन थी। इस साल जो हमें इंपोर्ट की है कॉटन, वो 5.5 मिलियन बेल्स हैं, जिसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कोई 2 से $2.5 अरब बनता है। कहाँ हम इस मुल्क में गंदम एक्सपोर्ट करने वाले लोग थे, ये मुल्क कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, और कहाँ हमने इंपोर्ट शुरू कर दी। इसमें बाकी जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो राव अजमल साहब आपसे शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज मरीम साहबा ने जो उस सेक्टर के लोगों को जो बैकबोन ऑफ पाकिस्तान है उनको बुलाया है कि आप तक उनकी नुमाइंदगी करके आवाज़ पहुंचाई जाए। पहले तो मैं बहुत अफसोस से कहूँगा कि कॉटन जिसके फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं जज साहब ने, रियाजुल हक जज साहब ने, उस पर इस दफ़ा हुकूमत ने एक टैक्स लगाया, जबकि शुगर केन जो है वो शुगर में हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसे हमें पैसे सब्सिडी में देने पड़ते हैं, और कॉटन हमारा वाइट गोल्ड है जिसे हम एक्सपोर्ट करके वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। इस दफ़ा एक टैक्स लगाया गया जिसकी मेरी समझ में नहीं आया कि कौन ये फैक्ट्स एंड फिगर और किस तरह ये CBR ने टैक्सेस लगाए कि कॉटन की खरीदारी जो जिम्मेदार से की जाती है उस पर 17% टैक्स है। फिर जब कॉटन से रुई बनाई जाती है फिर उसके ऊपर 17% टैक्स है। फिर रुई से जब बनौला बनाया जाता है उस पर फिर 17% टैक्स है, और बनौले से जब तेल बनाया जाता है उस पर फिर 17% टैक्स है, और जब कॉटन का सीड बेचा जाता है जिम्मेदार को उसके ऊपर फिर 17% टैक्स है।
तो मैं नहायत अफसोस से कहूँगा, ये बेखबर नाहल हुकूमत उस 70% आबादी को क्यों रोज़गार उसका छीनने के लिए कोशिश कर रही है। जो कल का बयान था उसमें मुझे तो ऐसे लग रहा था कि शायद कोई ऐसा आदमी जो मुल्क पाकिस्तान का बासी नहीं है वो शायद तकरीर कर रहा है। हमें देखना ये है कि हमारा मुल्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और पाकिस्तान की बैकबोन इज़ दी एग्रीकल्चर। हमें उन्हें फैसिलिटेट करना होगा। और ये मैंने आपको एक बताया कि जिस वजह से हमारा ज़िम्मेदार को अच्छा सीड नहीं मिल रहा और उस सीड वो इतना एक्सपेंसिव सीड है। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं कि कॉटन सीड जो दुनिया में जीएमओ टेक्नोलॉजी, आज हमारे यहाँ पहले AC 134 होती थी, ट्रेडिशनल एक कॉटन की वैरायटी थी, वो 10 से 15-20 मन निकलती थी। दुनिया में अब जो वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई हैं जिन्हें BT कॉटन कहते हैं, जिसे BT 1 से अब BT 4 पे चले गए हैं, वो 30 से 40 मन निकलती है। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कमाया जाता है कपास से, और कपास की जगह रिप्लेसमेंट और फैसिलिटेशन उन माफियाज को दी जा रही है जो शुगर केन का उसको की तरफ इस एरियाज को लेके जा रहे हैं, जिसके 1 साल की फसल होती है और वाटर रिजर्वायर्स भी कम हो रहे हैं। 11 पानी लगते हैं अपना शुगर केन में, जिससे हमारे यहाँ वाटर रिजर्वायर्स भी कम हो रहे हैं। दूसरी बात मैं ये गुजारिश करूँगा कि दुनिया में जो सब्सिडी है वो अमेरिका में सब्सिडी, चाइना में सबसे ज़्यादा सब्सिडी 1 हेक्टर पे 632 रुपये से दी जाती है। USA में $544 दी जाती है, इंडिया में $126 दी जाती है और पाकिस्तान में $27 पर हेक्टर सिर्फ सब्सिडी दी जाती है। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसे $27 से $127 पे लेके गए थे। और आज दोबारा इस रोज़गार कुश हुकूमत ने जो यकीनन रूरल एरिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, आज खादें 1100 रुपये हम मेरे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की, वो आज 2400 रुपये में मिल रही है। यूरिया जो DAP 2450 रुपये की थी वो आज 10,500 रुपये की मिल रही है। जो SOP थी वो 2250 रुपये की थी, आज वो 7750 रुपये की है। सो ऑलमोस्ट इट हैज़ गॉन ट्रिपल। और जो हमें 5 रुपये 35 पैसे ट्यूबवेल का वो मिलता था, आज वो 17 रुपये 86 पैसे पे चला गया। जो डीजल हमें किसान को 70 रुपये में 72 रुपये में मिलता था, आज वो 144 रुपये पे चला गया। और तमाम तर वो जो जिम्मेदार की इनपुट्स की कमी की वजह से, क्योंकि इस दफ़ा DAP एक आपका पोटाश एक मेन इंग्रेडिएंट है आपके उसका जो उस जिससे आपकी यील्ड बेहतर होती है, उसको डाला नहीं गया। DAP को डाला नहीं गया कि उसकी शॉर्टेज हो गई और उसकी जगह कई वुज़रा जो नाहल वुज़रा वहाँ मौजूद थे जिनका कंसर्न नहीं है किसी एग्रीकल्चर से, उन्होंने कहा कि हमने DAP की जगह 4 यूरिया डाल दी। यूरिया इज़ नॉट दी रियल जो आपकी फर्टिलाइज़र है, वो पोटाश और DAP है जिससे आपकी पैदावार बढ़ती है। तो मेरी गुजारिश ये है आपसे कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करने से इससे मुल्क का सिस्टम और निज़ाम बेहतर होगा। आज आलू की कीमत आप यकीन जाने के 600 रुपये 120 kg बैग की है, जबकि मियाँ साहब के ज़माने में ये कीमत 1700 रुपये बैग से लेके और 2500 रुपये बैग थी। तो मेरी गुजारिश है, अगर ज़िम्मेदार को हुकूमत ने ऐसा ही करना था और इस नए पाकिस्तान ने हमें फिर दोबारा पसमानदगी की तरफ ले जाना था, तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा ऐसा रिवोल्ट होगा कि पंजाब में कि आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की विजन से और मियां शहबाज शरीफ साहब की
यहाँ पे एक मौजूदगी से इंशाअल्लाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तमाम जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनकी सोच से एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और मैं मरीम बाजी का बहुत इस मामले में वो कि इन्होंने हमेशा हर सेक्टर के लोगों को बुला के और उनसे ब्रीफिंग्स ली और अपने आप को फिर एक इस तरीके से मर्ज किया जो ऑल इन वन है। तो मैं इनका खासतौर पे बड़ा मशहूर हूँ। आखिर में आपको सिर्फ मैं कंपैरिजन दे देता हूँ कि जो यील्ड है आपकी, जो सब्सिडी है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ज़माने में थी वो 37.50 थी, 37.50, और अब जो सब्सिडी है एग्रीकल्चर पे वो 2.4 है। आप देखिए कितनी शुमीय किस्मत है कि वो अदारे, वो सेक्टर जो इसको मुल्क को रोटी और नान नुफ्के का बंदोबस्त करता है उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला जितनी जल्दी हो सके हम इस मुल्क को वापस एक वो पाकिस्तान दे सकें जो प्रॉस्पर पाकिस्तान हो, जो बेहतरी की तरफ जाए। और किसान के लिए हम एक ऐसा पैकेज देंगे जो इंशाअल्लाह जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2016 में दिया था वैसा ही बड़ा पैकेज आने वाले वक्त में जल्दी ही उस पर गौर व ख्वास हो रहा है और एक बहुत ही अच्छा आप तक किसान के लिए पैकेज दिया जाएगा। जी कोई सवाल? जी मरीम साहब, सवाल यह है कि परवेज जो शहबाज गिल है उन्होंने आपके हवाले से पर्सनली कहा है कि जो एक साल मेरा पंजाब में रहा है मेरी ज़बान बड़ी बेहतरीन और अच्छी होती थी। इस्लामाबाद में जब मैं आया हूँ तो मुझे मरियम औरंगजेब को जवाब देना पड़ता है, तो जो उनकी ज़बान होती है इस वजह से मेरी ज़बान इस तरह की होती है जिस पे तनकीद होती है। किसकी बात कर रहे हैं? शहबाज गिल। मैं जानती नहीं। दूसरा सवाल कोई और? आपने कर लिया सवाल जी। ये बताइएगा कि 23 मार्च को अपोजिशन ने जो तहरीक का ऐलान कर रखा था क्या वो बदस्तूर अभी कायम है? दूसरी जानिब हुकूमत ने भी 27 तारीख को जलसे का ऐलान किया है। तो देखिए, हुकूमत तो इंतशार की तरफ जाना चाहती है, हुकूमत फसाद की तरफ जाना चाहती है। कंटेनर से शुरू हुई हुई ये जो शर अंगेज़ी है ये जारी है। ना वज़ीर आज़म की कुर्सी और मनसब की तमीज़ है, ना उसका ख्याल है, ना उसका आइनी एहतराम है। सिर्फ एक तमाशा नौटंकी मुल्क में जारी है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि जिसके 172 अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो मुकम्मल नहीं हैं, उनको कोई दावा करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना असेंबली का इजलास बुलाएं, वहाँ वोटिंग कराएं और घर जाएं। को जलसा करने का ऐलान किया, पावर शो करने का हुकूमत है, क्या नून लीग 27 को ही जो जी, हमने हमारी तरफ से हमारी जमात के जो सदर हैं और जो उनकी तरफ से और पंजाब के जो सदर हैं ऑलरेडी कारकुनान को ये इतला दे दी गई है कि वो अपनी तैयारी करें डी चौक आने की। जी अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया तो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द बताएंगे। सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी बन रही है कि कोई तसादुम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस तसादुम से बचने के लिए ऑपोजिशन कोशिश कर। देखिए, हर चीज़ ये वाहिद हुकूमत है जिसमें ऑपोजिशन से पूछा जाता है कि ऑपोजिशन क्या करेगी। हुकूमत जो है, जब वज़ीर आज़म मुल्क का खड़े होकर जलसे में ये कहे कि मेरी बंदूक की नशिस्त पे मेरे सियासी मुखालफीन हैं, तो ये सवाल इमरान खान साहब से और मुल्क के वज़ीर आज़म से बनता है कि ये जो तशद्दुद है, फसाद है, इंतशार है, जिसकी बुनियाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में रखी है, थोड़ी सी अकल करें। 172 लोग लाएं और जो कि लाने नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाशा किया जा रहा है, वोटिंग कराएं पार्लियामेंट के अंदर और घर जाएं। मरियम साहब ये बता दें कि एक बात ये भी हो रही है कि अगर इंतहादी साल मिल गए तो शायद वोटिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बताएंगे, थोड़ी वजाहत करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फिर शायद तहरीक-ए-इंसाफ के लिए वोटिंग की ज़रूरत न रह जाए। देखिए, इत्तेहादी जो है वो अपना फैसला कर रहे हैं और मुशावरत जारी है, आपने देख रहे हैं आप। और मैंने जैसे पहले कहा कि वोटिंग का अगर किसी में इखलाकी जुर्रत हो तो ये बात नहीं आती, लेकिन जिस शख्स के साथ हमारा मुकाबला है उसमें इस किस्म का कोई ज़र्फ नहीं, इस किस्म की कोई इखलाकी जुर्रत नहीं, कोई मॉरल्स नहीं है। इसलिए हम सियासी तरीके से, आइनी तरीके से इन लोगों को घर भेजने का बंदोबस्त कर रहे हैं और आवाम के लिए इंशाअल्लाह 8-9 दिन रह गए, खुशखबरी जल्द सुनाएंगे। थैंक यू।